मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। हमारे आज की कहानी का शीर्षक है माँ। नीलम निर्विकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती। कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज। कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। नीलम के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज़ गूंजने लगती, पर नज़रें उठाकर देखती तो साय साय करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और ठीक नीलम के अंतर्मन की तरह। नीलम ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए नीलम ने नीचे देखा। बगीचे में खिलते हुए बच्चों को देखकर फिर छोटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से जो उसकी आंखों भिगो गई। बिल्कुल परी पर गई है छोटी। हाँ, परी भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। नीलम बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? डिम्पी ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनत्व से पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, नीलम अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूँ दीदी? नीलम गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी? लगता है आपको परी की याद आ रही है। डिम्पी वर्षों से नीलम के पास काम करती थी। भली भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं रे, नीलम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की प्रयास किया। बेटी तो होती है पराया धन। मैं तो खुश हूँ। ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख मिला है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढती तब भी ऐसा दामाद न ढूंढ पाती। ये तो मेरी ही किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफ़ी बना दे। डिम्पी को कॉफ़ी का कहकर नीलम अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आँखों के सामने अतीत के चलचित्र की भांति संजीव हो उठा। ये बात जब की है जब मैं BA फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल कुणाल के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। नीलम, तुम घर पे ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना में थी, पर जब पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुनाई दिया। देखो नीलम, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा
तो दिया नहीं। समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। कुणाल अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन में। मुझे याद आए बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम 2 बहनें थी पर पापा ने कभी हमें बेटे से कमतर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगी। मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो। शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन शालू ने बहुत कोशिश की पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन कुणाल अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए उसी दिन मेरी और कुणाल की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं ख़त्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना आनंद फानंद में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे कुणाल मुझे भी पसंद आया। लंबा कद, गौर वर्ण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में था कुणाल और सिर्फ कुणाल। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी अब रफा दफा हो गई थी। मुझे कुणाल से इश्क हो गया था। सच, लड़कियां भी अजीब होती है। उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती है। सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कर देती है प्रेम के हवाले। आई एम इन लव इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती है। सपनों के रंगीन आसमान में जिसे कल तक वो जानती तक नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवाना चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से ज़िंदगी की फलसफा तय करने लगती है। पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती है जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। कुणाल को देखकर दिन शुरू होता तो कुणाल से ही रात। मैं वही पहनती जो कुणाल को पसंद था, वही करती जो कुणाल को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब अब कुणाल का कब्जा था। कुणाल के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी ज़िंदगी कुणाल से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाली चले गए। गुलाबी सुबह,
सुहानी शाम, सुनहरी ठंडी लहरें, खुशनुमा माहौल, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच की किरकिर का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि कुणाल को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना कुणाल की आदत थी, पर मैं माशा। कुणाल का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे। पर किससे कहती, क्या कहती? 10 दिन में मनाली से बिताकर हम इंदौर लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि कुणाल जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से कुणाल की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना कुणाल को हमेशा उपदेशी लगता। वो झंझला कर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आँखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी, कॉफ़ी, डिम्पी ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाया अंधेरे की तरह। पर रात को जो चंद्रमा अवलोकित करता है, परी भी रोशनी बनकर आई थी मेरी ज़िंदगी में। कॉफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद कुणाल का ऑफिस मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। कुणाल की आदतें यहाँ भी जो की तो बनी हुई थी। हर बात हर चीज़ में चिल्लाना, अपनी टांग से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती, पर कुणाल किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? ये ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाएगा, परंतु इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाती। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरे जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर हो जाता रहा। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी, फिर चाहे वे शब्दों के तीर हो या कुछ बोलने की एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सूनी ही रही। कुणाल को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नीति बन गई थी। कॉफ़ी ख़त्म कर टहलते हुए
याद आए वो दिन जब परी मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन सुबह आँख खुली तो लगा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा पर मांजरा समझ नहीं आया तो फिर नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की छोटी बेटी को छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सब अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिजन की कहानी कर रहा था। लोगों के कयास जारी थे कि कोई माता पिता को भूलने की बात करता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह ही थी नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में लिया और फिर पास ही के पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसे उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी वो फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरण पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना कुणाल की परवाह कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इस अपने पास रख सकती हूँ। पुलिस वालों की तो जैसे बला ही टली। क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे तब हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। कुणाल दरवाजे पर ही खड़ा था। कुणाल ने बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है, बुरी तरह रो रही थी तो मैंने किसी तरह थूक निकलते हुए मैंने कहा। कुणाल पाँव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाज़ा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकश से निकल चुका था। कुणाल पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसीलिए इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक ही किया ना मैंने, कहते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति काँप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया। न जात का पता, न धर्म का पता, ना ही किसका पाप है। बस ले आई गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था। मैं पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। भुनभुनाते हुए कुणाल ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप कोई पता नहीं चला। कुणाल रोज़ मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता, फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगाता।
पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। कुणाल की हर बात मैंने सुनी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रख दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कुणाल से पूछा, कुणाल, क्यों न हम इस बच्ची को हम गोद ले ले प्लीज़। कुणाल, मना मत करना। कुणाल गया था। कुणाल मेरी बात सुनकर जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो नीलम, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज़ नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप को लोथा मुझे यहाँ दिखाई ही नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ कुणाल चला गया। भीतर तक काँप गई थी मैं। अजीब कश्मकश थी। एक तरफ ज़िद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी तरफ फूल सी मासूम बच्ची जो अब मुझे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वो दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूँ डूबती नैया की इस पतवार को। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूँ? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई अस्तित्व नहीं? क्या गुस्सैल पति की गालियाँ खाने से अच्छा ममता के समंदर में मैं गोते लगाना नहीं? ये प्रश्न लगातार मेरा आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में मैं उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति कुणाल में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी लौटने से पहले। आखिरी बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं न तो इसे पुलिस के हवाले करूँगी, न ही इसे अनाथालय भेजूँगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा दृढ़ निश्चय में मुझे जोश से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतज़ाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों उनके काम चलाना होगा। कुणाल के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। कुणाल, मैं जा रही हूँ। पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई ख़ास ज़रूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी ज़रूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, इसे खोना नहीं चाहती। नीलम इसके पश्चात मुंबई से दूर बेंगलुरु के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी।
बेटी का नाम मैंने परी रखा था। बस यही थी मेरी अब तक की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। परी और मैं साथ साथ स्कूल जाते। ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने ज़िंदगी आमदनी हो जाती थी। परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी तेज़। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसे मिले थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुमार से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी परी की। पिछले 10 दिन परी, कुमार और नातिन छुट्टियों मनाने मेरे पास आए थे। मैंने आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक माँ के रूप में, नानी के रूप में मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए और भगवान से मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद में ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी परी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सिर्फ एक माँ, हाँ सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आँखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियाँ परी के नंबर डायल करने लगी। अगर मेरी ये कहानी माँ के विषय पर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।